पेशावर सान्हे में शहीद होने वालों की तादाद 100 हो चुकी है और अभी 27 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। कुछ सूरत हाल पाकिस्तान में अबतरी की तरफ बहुत तेज़ी से गई है पिछले कहना चाहिए 2 साल के अरसे में या कुछ तकरीबन कम उबेश इसी अरसे में। और ये मामला शुरू होता है तालिबान के टेक ओवर से, अमरीकी फ़ौजियों की वापसी से। अमेरिका वहाँ से अपनी शिकस्त के बाद भागा है अफ़गानिस्तान से और तवील जंग के बाद उनके अंदर इतना सब्र नहीं था कि एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का अमल जो है उसको आगे बढ़ाते या उस इलाके की पूरे ख़ित्ते की सिक्योरिटी के मामला जो है उसके ऊपर एक मुकम्मल एक अरेंजमेंट करते और फिर वहाँ से निकलते कि यहाँ देरपा अमन का क़याम जो है कैसे यकीनी बनाना है। पहले तो वहाँ पे नई नेशन बिल्डिंग की कार्रवाइयाँ करते रहे, ऊपर से बम बरसाते रहे, नीचे कहते थे हम नई जमहूरियत लाने चले और फिर अखीर में ये हुआ कि वो छतों से वो जैसे वो पहले भागे थे वैसे ही यहाँ से अफ़गानिस्तान से भी भागे और निकल गए। लेकिन उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा और पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियों की भी सज़ा मिल रही है। जनरल ज़िया दौर में हमने अमेरिका का इत्तेहादी बन के ये तैयार किए थे सारे जहादी अनासर जो थे पाकिस्तानी सरज़मीन पे, उनको ट्रेनिंग दी गई थी। जितने मुजाहिद अरब वर्ल्ड से लाए गए थे CIA ने रिक्रूट किया, वेस्टर्न वर्ल्ड ने उनकी फंडिंग की, ट्रेनिंग ग्राउंड्स और लॉन्च पैड उस वक्त भी पाकिस्तानी सरज़मीन थी। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वक्त 9/11 के वाक़यात के बाद इस तमाम जहादियों को दहशतगर्द का नाम दिया गया और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दोबारा पाकिस्तानी सरज़मीन का इस्तेमाल हुआ। बल्कि इंतहा ये हुई कि ये जो जंग अफ़गान सरज़मीन पे लड़ी जानी चाहिए थी, पाकिस्तान का तो इसमें कोई कसूर नहीं था। 9/11 के वाक़यात जो कुछ हुए थे उसमें ना कोई पाकिस्तानी मुलव्वस था, ना पाकिस्तान का कहीं भी कोई ज़िक्र आता था। अफ़गान सरज़मीन से अगर कुछ लोग बैठे हुए थे या अरब मुजाहिद थे तो पाकिस्तान तो उसमें फिर भी नहीं था। तो लेकिन ये जंग जो थी ये अफ़गानिस्तान में लड़ी जाने के बजाय पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर आ गई। तो ये एक कमज़ोर पॉलिसी थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, उसके नतीजे में हुआ। और ऐसी ही कोताहियाँ ये सिलसिला रुका नहीं है, चलती जा रही हैं। तालिबान के टेक ओवर के बाद TTP जिनके ख़िलाफ़ यहाँ APS के वाक़यात के बाद, खजूरी चेक पोस्ट जैसे वाक़यात के बाद ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। बड़ी कुर्बानी दी पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान के बेटों ने शहादतें उठाईं और उसके बाद यहाँ से दहशतगर्दों को या मार दिया गया या उनको भगा दिया गया। ना भागते तो अच्छा था, मुकम्मल ख़ात्मा होता तो ज़्यादा यकीनी बनाया जाना चाहिए था। सरहद बंद करके उनको मुकम्मल तौर पर सफाया करते जिनके हाथ पाकिस्तानी कौम के खून से रंगे हुए थे। उनको APS के बच्चों के खून से जिनके हाथ रंगे हुए उनको तो ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और इस मस्जिद में भी APS से छोटा वाक़या नहीं हुआ, 100 शहादतें एक वाक़े के अंदर, बहुत बड़ा वाक़या। लेकिन ज़र्ब-ए-अज़्ब की तरफ वापस आता हूँ। ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन के वक्त भी उस वक्त की हुकूमत जो थी नवाज़ शरीफ की, उन्होंने पहले पोलिटिकल डायलॉग के लिए कमेटी बनाई थी। कमज़ोर फ़ैसला था, अंजाम उसका यही होना था कि ऑपरेशन करके आपको इनका ख़ात्मा करना था। जिनके हाथ में आपने बंदूक थमा के पहले दिन से एक ही काम की ट्रेनिंग दी है, अब उनसे कहें कि अच्छे बच्चों की तरह पाकिस्तानी कानून और आइन की पासदारी करेंगे तो नहीं करेंगे। तालिबान के अफ़गानिस्तान में टेक ओवर के बाद TTP की वापसी की राह खोली गई और ये वो शिकस्त खोरदा पॉलिसी थी इमरान खान की हुकूमत की और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की। मैं मुकम्मल ज़िम्मेदारी से कहूँगा कि इमरान खान अकेला ये फ़ैसला लेने का अहल नहीं था। इसकी ज़िम्मेदारी उस वक्त जनरल बाजवा को भी और उस वक्त के DGI जनरल फैज़ को भी मुकम्मल तौर पर उठानी चाहिए। ये तीनों लोग इस पॉलिसी को पूरा करने के ज़िम्मेदार हैं, जिसके नतीजे में उन लोगों को भी माफ़ी दी गई जिनको सज़ाए मौत की सज़ाएँ मिली हुई थी। प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया गया। क्या मुझे और आपको कभी इत्मीनान में लिया गया है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी जेलों से रिहाई हुई, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी कौम के ऊपर दहशतगर्द हमलों के पर्चे थे और सज़ाए मौत की सज़ा हुई थी और उनको माफ़ी मिल गई? कौन से वो लोग थे जिनको पाकिस्तान वापस आना दिया गया और यहाँ पर परेड लेन बॉम्बिंग का वाक़या मेरा नहीं ख्याल है कि कभी कोई भूल सकेगा। 3 जनरेशन्स थी फ़ौज के अफसरों की, दादा भी गया, बेटा भी गया, पोता भी गया एक वाक़े के अंदर। परेड लेन, मून मार्केट लाहौर, मीना बाज़ार पेशावर, APS, कोई एक वाक़या हो ना, तो कौन से ऐसे अनासर थे जिनको वापस आने दिया गया? इस आज वाले कल वाले परसों वाले वाक़े के अंदर अगर आप पीछे इसको खोलेंगे 500 सवा 500 वाक़े हो गए ये पिछले कुछ ही अरसे के अंदर जब से हमने TTP के लिए दरवाज़े खोले। 500 वाक़यात दहशतगर्दी के वाक़यात, जिसमें 14 खुदकुशी के भी वाक़यात शामिल है, खुदकुश हमलों के वाक़यात शामिल हैं। इसके पीछे अगर एक दफ़ा नज़र दौड़ाएंगे तो ये उसी कमज़ोरी का दखल है जिसके अंदर वो शॉर्ट साइटेड अप्रोच थी। एक अपीज़मेंट की कोशिश की गई TTP के साथ कि ये लोग 40-50 हज़ार लोग हैं, इनके साथ सेटलमेंट कर लेते हैं ताकि इन इलाकों में आके। अप्रोच क्या थी, मैं इसको दोबारा कहता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की। अप्रोच ये थी कि ये जो फॉर्मर ट्राइबल एरियाज़ हैं इनकी रीसेटलमेंट यहाँ कर देते हैं
और इनको यहाँ रहने की जगह भी देंगे, इनको कारोबार की भी इजाज़त देंगे, तो ये हथियार फेंक देंगे। किस यकीन के तहत? एजम्पशन आप बनाते हैं ना, एक मफरूज़े के ऊपर एक काम लेकर प्लान शुरू करते हैं, तो उसके पीछे एक मंसूबा भी होना चाहिए, उसके पीछे इम्प्लीमेंटेशन प्लान ना हो तो फिर आपको सज़ा मिलती है, हमें उसी चीज़ की सज़ा मिलती है। अफ़गान तालिबान के टेक ओवर के लिए पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान की मुकम्मल मदद की, अफ़गान कौम की हमने बहुत मदद की है। वैसे ही जब से रूसी यहाँ आए थे तब से लेकर सोवियत यूनियन की उस यलगार के बाद से आज तक जितने अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान पाल रहा है, दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं पाला। जितने लोगों को अफ़गानिस्तान में खुराक की अद्वियात की ज़रूरत है, जितनी पाकिस्तान मदद कर रहा है, अपने पास खाने को डॉलर नहीं है, हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए गंदम के पैसे नहीं हैं, उनकी अफ़गानिस्तान की फिर भी मदद कर रहे हैं। तो उसकी सज़ा हमें मिल रही है अभी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। क्या हम इन अफ़गान तालिबान के साथ जब ये टेक ओवर करने वाले थे या जब हम इनकी मदद कर रहे थे उस वक्त इनसे कोई अंडरस्टैंडिंग की थी कि कल आपकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी? ये वो कोताहियाँ हैं जिसकी सज़ा मिल रही है हमें, और आइंदा भी अगर इसे बचना है तो इन गलतियों को मानना पड़ेगा कि हमने मिस्टेक की, और साथ कौम से वादा करना पड़ेगा हुकूमत वक्त को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी कि दोबारा ये गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। आज जब मैं ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ तो अभी से थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखिला ने, वज़ीर दिफा ने और कोर कमांडर्स में आर्मी चीफ़ ने मीटिंग की है, और उम्मीद यही है कि वो इस सारी जो दोबारा हमारे सर के ऊपर ये चैलेंज सवार है इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन रास्ता देर पा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हम एक दफ़ा निकलें, अपने जवानों की शहादतें भी उठाएं, लोग भी दोबारा, पहले मिलियंस ऑफ पीपल अपने घर बार छोड़ के बाहर निकले थे, दोबारा उनसे कुर्बानियाँ मांगे और फिर 4-6 महीने साल के बाद ये हमारे सर के ऊपर फिर तलवार लटक रही हो। राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली के अंदर एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि फ़ौजी क़यादत यहाँ आएगी और रहनुमाई लेगी। फ़ौजी क़यादत पहले भी वहाँ जाती रही है, लेकिन जो आप हल दें उसके लिए एक ओवरसाइट मैकेनिज़्म होना चाहिए पार्लिमान का। पार्लिमान बाद में यूँ छोड़ के बैठ जाती है कि ठीक है ये फ़ौज का काम है कर लेगी। भाई आपको पार्लिमान में भेजा किस लिए? मुंतखब क़यादत है आप ज़िम्मेदारी लें, आप कौम को जवाब दें, पूछें कि पहले ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब रद्दुल फ़साद के बाद ये कुछ क्यों हुआ था। आप पूछने की अहलियत नहीं रखते तो आप इस हाउस में बैठने के अहल नहीं है, फिर आप अपने घर चले जाइए। सुनिए राना सनाउल्लाह ने भी क्या कहा। यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ लाएंगे, आर्मी चीफ भी आएंगे, डीजी ISI भी आएंगे, और उसी तरह से जिस तरह से आज से कोई 6-7 माह कबल इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी गई, और उस ब्रीफिंग के नतीजे में जो है वो चीज़ें जो है वो फाइनल हुई। उसे आप पॉलिसी कह लें या उसे वे फॉरवर्ड कह लें, उसी वे फॉरवर्ड के ऊपर जो है वो अमल होगा। पॉलिसी इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट ने देनी। ये वाक़या जो है, इस वाक़े से पहले मैं आपको 2 बयान और सुनवाना चाहूँगा, फिर मैं इस वाक़े की तरफ आता हूँ। इमरान खान ने 40 से 50 हज़ार लोगों को पाकिस्तान में बसाने की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 4-5 हज़ार या 6 हज़ार फ़ाइटर भी हैं। इतना आसानी से बात कह रहे हैं, 4-5 फ़ाइटर, एक फ़ाइटर है वो जिसने मस्जिद में 100 लोगों को शहीद किया, वो कहते हैं 4-5 हज़ार फ़ाइटर भी हैं। भाई किस कानून के तहत बात कर रहे हो? उसके ऊपर नज़र कौन रखेगा? सुनिए ज़रा इमरान खान का बयान। ये जितने भी 40,000 या 45,000 लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हज़ार फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहाँ, और ये सबको पता था बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या करते हैं, 30-40 हज़ार लोग तो कहीं नहीं, आप उनको अफगानिस्तान में तो नहीं वो रखना चाहते थे। एक आपको मैं स्टेटमेंट जनरल फैज़ का सुनाना चाहूँगा। जब काबुल में अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तो मेरे ख्याल में बैड ऑप्टिक्स में अगर कोई मिसाल दी जा सकती है तो बैड ऑप्टिक्स में DG ISI का सेरीना काबुल के अंदर उस वक्त मौजूद होना था। हमारे दुनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करने में मैंने इमरान खान की बहुत सारी मिसालें दी हैं कि उसने अमेरिका से बिगाड़ करने में, सऊदी अरब से बिगाड़ करने में, मलेशिया से बिगाड़ करने में इमरान खान का रवैया और उनके बयानात, ज़ुबान के ऊपर काबू ना हो तो बड़ा मुश्किल होती है। बहुत अहम रोल अदा किया इमरान खान ने। लेकिन जनरल फैज़ की काबुल सेरीना के अंदर मौजूदगी तालिबान के टेक ओवर के वक्त बैड ऑप्टिक्स था, जिससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बहुत नुकसान पहुँचा। सुनिए जनरल फैज़ खुद क्या कह रहे हैं। Working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. परेशान ना हो, सारा कुछ ठीक होगा, ये कह रहे हैं वो। लेकिन क्या ये सारा कुछ आज ठीक है? मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई हमारा फ़ौज का इदारा, हमारी पार्लियामान इसके ऊपर एनालिसिस करे।